बच्चों इस वीडियो में हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बुक से, 12th स्टैंडर्ड की एलिमेंट बुक है ये और 8 चैप्टर 8 है उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है, देखो बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स डायमीटर, देन फाइंड द रेडियस। तो बच्चों सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और इसका जो रेट ऑफ चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल देता हूँ, ये होगा d/dt, यानी कि इसका डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट है भाई सर्कल का जो डायमीटर है वो होता है 2r और इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ डायमीटर क्या हो जाएगा d/dt ऑफ 2r, यानी कि t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2 पाई r, r का हो जाएगा dr/dt। 2 एज इट इज r का डेरिवेटिव हो जाएगा dr/dt और dr/dt से dr/dt कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और r की वैल्यू आ जाएगी 1/पाई, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में जो है सर्कल का ही क्वेश्चन है, स्टेटमेंट देख लीजिए अपनी। तो भाई रेडियस का चेंज दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर पर सेकंड, आपने निकालना सरकमफ्रेंस का चेंज, ठीक है ना। तो रेडियस का चेंज है तो मैंने लिख दिया यहाँ पर dr/dt और सरकमफ्रेंस को c ऐड कर लिया, तो c होता है आपका 2 पाई r। अब इसका चेंज निकाल लेंगे तो t के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर देते हैं 2 पाई एज इट इज और r का आ जाएगा dr/dt। 2 एज इट इज पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू रख देंगे 22/7 और dr/dt की जगह 1.4, 7 से कैंसिल हो गया ये, तो ये आ जाएगा बच्चों 8.8 सेंटीमीटर पर सेकंड। डायमीटर की यूनिट आप जानते हो 1 पावर में होगी, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड का चेंज दे रखा है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड और साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर। स्टेटमेंट पढ़ लीजिए और एरिया का चेंज निकालना भाई, यानी कि dA/dt निकालना है। और एरिया को अगर मैं a ऐड करूं तो एरिया होता है √3/4a², ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में dA/dt, तो a यहाँ पर वेरिएबल है तो इसका डेरिवेटिव होगा, देखो 2 पावर सामने आएगी तो 2√3/4 और a के ऊपर 1 पावर बच जाएगी, a का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पर दोबारा dA/dt स्मॉल a, ठीक है ना, यहाँ पर स्मॉल a यहाँ पर कैपिटल A। तो dA/dt की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ये कैंसिल हो गया 2 पर √3/2 और a की वैल्यू जो साइड दे रखी है वो दे रखी है 5 और dA/dt दे रखा है 4, तो ये इससे कैंसिल होकर ये आ जाएगा 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ऐसा लिखना आपने, ऑप्शन आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, फोर्थ है स्फीयर दे रखा है, स्टेटमेंट पढ़ लीजिए एक बार। स्फीयर का जो रेडियस है वो चेंज होता है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से और रेडियस उसका अगर 6 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम का चेंज निकालना है। तो सबसे पहले आपने लेट करना पड़ेगा, लेट स्मॉल r एंड v बी द रेडियस एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है ना। उसके बाद वॉल्यूम का फार्मूला लिखना पड़ेगा। वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई r³। स्फीयर का वॉल्यूम ये होता है बच्चों, ठीक है ना। और अब इसका डेरिवेटिव करने से पहले लिखना है टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी हैव टू डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू t, देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t dV/dt आ जाएगा आपका 3 पावर सामने आएगी, बाकी सब कुछ एज इट इज, r की पावर 3 सामने आ गई और एक कम हो जाएगी पावर, इसमें से 2 पावर बच जाएगी। अब r एक डिपेंडेंट वेरिएबल है तो r का दोबारा हो जाएगा dr/dt, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो केवल t का 1 होगा, बाकी सभी वेरिएबल के सामने d/dt लग जाएगा। अगर एक पावर है तो, एक से ज़्यादा है जैसे कि r के ऊपर थी तो पावर सामने आ जाएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और फिर पावर का होने के बाद r के सामने d/dt लग जाएगा। जैसे v के ऊपर 1 पावर थी तो सीधा सीधा d/dt लग गया इसके सामने, ठीक है ना। अगर t कहीं पर होता तो उसका डेरिवेटिव 1 हो जाता। अब dV/dt निकालना आपने, ये इससे कैंसिल हो गया और 4 एज इट इज
पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू रखने की ज़रूरत है नहीं, ऑप्शन में नहीं दे रखे, यानी कि पाई में ऑप्शन सारे। तो आर स्क्वेयर की जगह रखेंगे 6, उसका स्क्वेयर आ जाएगा 36। डी आर बाई डी टी की जगह रखेंगे 2, डी आर बाई डी टी की वैल्यू 2 दे रखी है और आर की वैल्यू 6। तो ये हो जाएगा 8, 8 6 जा 48, 8 3 जा 24 प्लस 4 यानी कि 28 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों 5th क्वेश्चन स्टेटमेंट देख लीजिए। ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है और एट x इक्वल टू 4 यू हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, यानी कि इस कर्व को जो लाइन टच करके निकलेगी उसका स्लोप निकालना है। तो बड़ा सिंपल है, इसका केवल आपने डेरिवेटिव लेना है और डेरिवेटिव लेकर x की जगह 4 पुट कर देना है, ठीक है ना। टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स, देखो 4 पावर सामने आ जाएगी तो 4 की 3 की मल्टीप्लाई 12 हो जाएगी और एक यहाँ से माइनस करेंगे तो 3 पावर बच जाएगी। x का दोबारा 1 होगा क्योंकि डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना है और 4x का क्या आ जाएगा 4। अब x की जगह हमने यहाँ पर पुट करना है 4, ठीक है ना। तो 12 एज इट इज और ये हो जाएगा 4 का क्यूब और -4। तो चाहे तो आप 64 की 12 की मल्टीप्लाई करके 4 माइनस कर सकते हो, वरना मैं ऐसे कर लेता हूँ। देखो 4 कॉमन निकाल लिया मैंने, ये 12 हो गया, ये 4 की पावर 2 यानी कि 16 हो गया और माइनस का 4, ये 4 कॉमन निकलेगा तो 1 ये बच गया, ठीक है ना। तो ये आ गया 192, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 192, माइनस 1 करेंगे तो 191 और इंटू 4 ये आ जाएगा 4, 4 9 जा 36 और 4 1 जा 4 प्लस 3 7 यानी कि 764 आपका आंसर हो जाएगा। 6th क्वेश्चन है बच्चों, कर्व की इक्वेशन दे रखी है 3x² प्लस 2 sin x और पॉइंट दे रखा है एट x इक्वल टू 0। आपने फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। देखो dy बाई डी एक्स जो होता है वो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट और माइनस dx बाई dy क्या होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। रीजन ये है क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ये टेंजेंट है तो ये कौन सी लाइन है नॉर्मल, और आप टेंजेंट का स्लोप निकाल लीजिए। पहले उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करने से नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा बच्चों, क्योंकि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हों तो दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई होती है -1, यानी कि दोनों एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। तो सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे हम और क्या निकलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालना, देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स, 3x² का आ जाएगा 6x और यहाँ पर आ जाएगा 2 cos x। अब x की जगह पुट करना आपने 0 यहाँ पर, तो dy बाई डी एक्स यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा 0 पुट करेंगे यहाँ पर 0 तो ये 0 हो गया, यहाँ पर 0 पुट करेंगे cos 0 होता है 1, 1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 2। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो इसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल भी जो कि 2/1 है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/2 और साथ में इसके साइन का अपोजिट साइन आ जाएगा। तो इसका साइन फिलहाल क्या है पॉजिटिव, तो माइनस का साइन आ जाएगा। ये है स्लोप ऑफ नॉर्मल। नेक्स्ट बच्चों 7th क्वेश्चन, कर्व की इक्वेशन दे रखी है 12x माइनस x², स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रखे 0 और पॉइंट फाइंड आउट करना आपने, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट करना है जहां पर ये टेंजेंट इस कर्व को टच करके जाती है, ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो देखो स्लोप मिलेगा तो पॉइंट रिक्वायर्ड होगा और पॉइंट गिवन होगा तो स्लोप रिक्वायर्ड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब की बार स्लोप दे दिया, तो स्लोप कैसे निकालते हैं टेंजेंट का, इसका डेरिवेटिव लेकर। तो कुल मिलाकर डेरिवेटिव उसने दे रखे है 0, यानी कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू दे रखी है 0 और dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपका, देखो ये 12x का आ जाएगा 12, x² का आ जाएगा 2x, राइट में 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6। अब x की वैल्यू 6 पुट करेंगे यहाँ पर क्यों पुट करेंगे, जिसके ऊपर पॉइंट निकालना होता है उसी की इक्वेशन में पुट किया जाता है। तो कर्व के ऊपर आपको पॉइंट चाहिए, वैसे टेंजेंट के ऊपर भी है ये पॉइंट तो, लेकिन टेंजेंट की तो इक्वेशन नहीं है आपके पास,
वरना टेंजेंट की इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू b y की वैल्यू निकाली जा सकती थी, लेकिन टेंजेंट की इक्वेशन नहीं है आपके पास, कर्व की इक्वेशन है और पॉइंट दोनों के ऊपर है, मीन्स कर्व के ऊपर भी ये पॉइंट है। तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए आप, x = 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर 6 पुट करेंगे, ये 72 हो जाएगा और लेफ्ट में y है, और यहाँ पर 6 पुट करेंगे 36 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 36, यानी कि पॉइंट आ जाएगा आपका 6,36, यानी कि इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा इसका 0। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन बच्चों, कर्व दे रखी है आपको y = x की 1/5 हैज़ एट 0 0 ए वर्टिकल टेंजेंट, ए हॉरिजेंटल टेंजेंट, ओब्लिक टेंजेंट, नो टेंजेंट। तो ये कह रहा है कि इसकी जो टेंजेंट होगी वो इनमें से क्या क्वालिटी रखेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इसकी टेंजेंट का स्लोप निकाल लेता हूँ। देखो टेंजेंट का स्लोप निकलेगा dy/dx से, पावर सामने आ गई और एक पावर कम हो जाए, एक माइनस हो जाएगा पावर में से, तो कुल मिलाकर ये आ जाएगी 1/5 और x की -4/5। तो इसको नीचे ले आएंगे हम, ये आ जाएगा 1/5 और x की 4/5। अब पुट करेंगे इसमें 0 0, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, यहाँ पर 0 पुट करने से 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। तो बच्चों वर्टिकल टेंजेंट का मीनिंग क्या होता है? वर्टिकल टेंजेंट ये होती है, ये जैसे y एक्सिस है तो y एक्सिस भी क्या होती है? वर्टिकल लाइन। तो जो भी टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल होगी या बोल दीजिए x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, उसको टेंजेंट, उसको वर्टिकल लाइन बोला जाएगा, यानी कि वर्टिकल टेंजेंट हो जाएगी वो, ठीक है ना। और हॉरिजेंटल आप जानते हो जो x एक्सिस के पैरेलल होगी वो हॉरिजेंटल लाइन होगी। तो यहाँ पर लाइन, किस लाइन के बारे में बात करने लग रहा है? ये टेंजेंट, ठीक है ना। x एक्सिस के पैरेलल हो या y एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, बात एक ही होती है, उसको हॉरिजेंटल बोलते हैं। उसके बाद ओब्लिक क्या होती है? ओब्लिक ये होती है इस तरीके से 90 का एंगल ना बनाती, वो ओब्लिक होती है। और नो टेंजेंट मतलब इसकी कोई टेंजेंट ही नहीं होगी। तो बच्चों अब बात करते हैं, देखो वर्टिकल जो लाइन है उन सब का स्लोप क्या हो जाएगा? 1/0, क्योंकि y एक्सिस का स्लोप क्या होता है? 1/0, और वो सारी लाइन y एक्सिस के पैरेलल होंगी तो इसका स्लोप हो जाएगा 1/0। और जो हॉरिजेंटल लाइन होंगी उनका स्लोप हो जाएगा 0, क्योंकि x एक्सिस का स्लोप क्या होता है? 0, तो उन सभी का स्लोप क्या हो जाएगा? 0। अब आप देखिए इसका स्लोप क्या आया? 1/0। तो 1/0 तो स्लोप किसका होता है? y एक्सिस का, ठीक है ना, क्योंकि इस y एक्सिस का स्लोप होता है 1/0 और x एक्सिस का होता है 0, -1/0 भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना, क्योंकि एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं स्लोप, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो तो यहाँ पर 0 आया साथ में, इसलिए माइनस की कोई वैल्यू नहीं रही, तो 1/0 बोल सकते हो आप, ठीक है ना, क्योंकि इसका स्लोप 0 होता है ना, और इसका स्लोप हो जाएगा 1/0। अब इसका -0 बोलो या +0, बात एक ही होती है। तो कुल मिलाकर बात ये है बच्चों कि y एक्सिस का स्लोप होता है 1/0 और टेंजेंट का स्लोप भी क्या आ गया? 1/0। तो वर्टिकल टेंजेंट आ जाएगी आपकी, यानी कि ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। वर्टिकल टेंजेंट का मीनिंग है कि y एक्सिस के पैरेलल है वो, या कह लीजिए x एक्सिस के परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट है बच्चों 9th क्वेश्चन, स्टेटमेंट आपको दिखाई देती है ही। तो भाई x1 x2 बिलोंग्स करते हैं इस इंटरवल में, और अगर x1 x2 से लेस है तो दिस इंप्लाइज fx1 लेस देन fx2। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन, देन fx इज, fx के बारे में पूछा है इसने कि fx कौन सा फंक्शन होगा। फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजिंग, सेकंड ऑप्शन दे रखा है डिक्रीजिंग, और सी ऑप्शन दे रखा है स्टिकली इंक्रीजिंग, और डी ऑप्शन दे रखा है स्टिकली डिक्रीजिंग। तो आंसर हो जाएगा बच्चों सी ऑप्शन। स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन होती है ये, ठीक है ना। डिक्रीजिंग, स्टिकली इंक्रीजिंग की कंडीशन ये होती है और इंक्रीजिंग की कंडीशन ये होती है। ये आपके सामने जो बोर्ड पर कंडीशन है ये है इंक्रीजिंग फंक्शन की, इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन है ये, और ये इक्वल का साइन हटा दूंगा तो ये कंडीशन है स्टिकली इंक्रीजिंग की, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर मैं ग्रेटर देन का साइन लगा दूँ, मतलब लेस लेकर चले थे, ग्रेटर देन इक्वल टू मिल गया, तो ये डिक्रीजिंग की कंडीशन है। और इक्वल ना मिले इसके साथ तो ये स्टिकली डिक्रीजिंग की कंडीशन होती है बच्चों।
तो फिलहाल अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ये दे रखा था तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो बच्चों 9th क्वेश्चन में मैंने आपको स्टिकली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओनली इंक्रीजिंग, ओनली डिक्रीजिंग के बारे में बताया, उसका मेथड बताया कि कैसे होता है। उसको बोलते हैं विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव का यूज करके कैसे चेक करते हैं, अगर आपका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है, जैसे डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है तो क्या आ जाएगा, स्टिकली इंक्रीजिंग, ठीक है ना। और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर आपका डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू जीरो है तो क्या हो जाएगा, फंक्शन आपका डिक्रीजिंग किसी इंटरवल के ऊपर। और एग्जैक्ट लेस देन जीरो है तो क्या आ जाएगा, स्टिकली डिक्रीजिंग। अब इस फंक्शन को बताना आपने कि डेरिवेटिव खुद ही करके दे रखा है उसने, डेरिवेटिव नहीं करना आपने, दोबारा से कहीं डेरिवेटिव कर दो। देखो ये डेरिवेटिव का डेनोटेशन, ये एफ एक्स डैश बोलते हैं इसको, एफ एक्स प्राइम भी बोलते हैं, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करके दे रखा है उसने। अब आपने खाली ये बताना है कि ये इंक्रीजिंग इनमें से किस इंटरवल पर होगा। तो एक मेथड ये है बच्चों, जैसे इस इंटरवल पर चेक करना आपने, तो रैंडमली कोई वैल्यू उठाकर इनके बीच की इसमें भर के देख लीजिए। अगर ये जीरो है, जीरो से बड़ा आ गया तो समझो यहाँ पर इंक्रीजिंग हो जाएगा। या फिर इस इंटरवल की देख लीजिए या इस इंटरवल की। लेकिन ये मेथड थोड़ा सा मतलब एग्जैक्ट आपको कभी कभी ना भी बताइए मेथड, क्योंकि कोई वैल्यू छिपी भी रह सकती है जिस पर आप चेक करें, आप ना चेक कर पाएँ और उस पर साइन चेंज होता हो। तो इसलिए दूसरा मेथड ये है, अगर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब डेरिवेटिव जो आपका आया है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मीन्स एफ डैश एक्स जो आपका है, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। और वो ये है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आने लग रहा है बच्चों, तो ये बच जाएगा 3x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो भाई इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो से बड़ा है या जीरो है, तो जीरो छोड़ो, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो से बड़ा देखो एक बार। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो से बड़ा है तो जीरो से बड़ा प्रोडक्ट दो केस में हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई होकर, या फिर नेगेटिव क्वांटिटी की नेगेटिव क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होकर। अब आप ये जानते हो ये नेगेटिव है ही नहीं, ये तो डेफिनेटली क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, वरना इनका प्रोडक्ट नॉन नेगेटिव आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसलिए सीधा सीधा मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधी लाइन लिख सकते हैं 3x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। तो वैसे तो ऑप्शन ये होगा बच्चों 1/3 अप टू इन्फिनिटी और सेमी क्लोज इंटरवल, लेकिन सेमी क्लोज इंटरवल नहीं दे रखा है इसने ऑप्शन में। देखो ऑप्शन में राउंड ब्रैकेट दे रखी है, तो फिर ये ऑप्शन भी ठीक है ना, क्योंकि इस पर ही इंक्रीजिंग है तो इस पर तो डेफिनेटली इंक्रीजिंग होगा, वैसे इस पर होगा स्टिकली इंक्रीजिंग, तो आप इसको इंक्रीजिंग भी बोल सकते हो इसके ऊपर। तो आंसर आ जाएगा आपका ए। नेक्स्ट बच्चों 11th क्वेश्चन, एफ एक्स दे रखा है मोड एक्स के इक्वल, और आपने बताना कि आपका फंक्शन स्टिकली इंक्रीजिंग कहाँ पर है। ये इंटरवल दे रखे हैं भाई, स्टेटमेंट आपको दिखाई देती होंगी। तो बच्चों मोड एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है एक्स बाई मोड एक्स, मतलब मोड किसी के ऊपर भी लग रहा है, सबसे पहले उसको नीचे लिखो, मोड एक्स हटाकर ऊपर लिखो, और मोड एक्स के अंदर जो क्वांटिटी है उसका डेरिवेटिव दोबारा करो जो कि एक्स का 1 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है मैं बता देता हूँ आपको। देखो अब आपने ये याद रख लेना कि मॉडुलस लगे हुए स्टेटमेंट का डेरिवेटिव कैसे होगा। जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर मॉडुलस लगा हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, तो एक बार तो इसको सारे के सारे को एज इट इज लिखेंगे। देखो अब इसका मॉडुलस हटाकर ऊपर लिखेंगे, इसको मॉडुलस हटाकर, अब जो आपने ऊपर लिखा है उसका डेरिवेटिव यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखेंगे 2x माइनस 0 यानी कि 2x, ठीक है ना। तो इस तरीके से होगा भाई ये डेरिवेटिव। तो ऐसा क्यों होता है मैं बता देता हूँ आपको। देखो मोड एक्स को आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ही मोड एक्स होता है बच्चों। तो डेरिवेटिव करेंगे इसका dy बाई डी एक्स, रूट लग रहा है डबल होकर नीचे आ जाएगा ये, ठीक है ना। रूट किसी के ऊपर भी लग रहा है, आप चाहे इसकी पावर 1/2 कर लीजिए, फिर पावर सामने आ जाएगी, -1 करेंगे -1/2 हो जाएगी, ठीक है ना।
वो -1/2 नीचे आकर +1/2 ही हो जाएगी, यानी कि रूट किसी के ऊपर भी लग रहा हो डबल होकर नीचे ले जाते हैं हम। अब रूट हटाया तो x² बच गया, तो x² का डेरिवेटिव हो गया 2x, ये कैंसिल हो गया। तो x² का डेरिवेटिव हो गया पावर का। अब x का करेंगे यहाँ पर 1, जैसे मैंने कहा था कि इसका दोबारा करना होता है। तो इसको आप लिख सकते हो x/mod x। तो बच्चों mod x का डेरिवेटिव हो गया x/mod x। अब आपने ये देखना है कि ये कहाँ पर पॉजिटिव है कहाँ पर नेगेटिव है। स्टिकली इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, 0 है 0 से बड़ा। तो ये सारा जो डेरिवेटिव डिपेंड है वो है केवल x के ऊपर, ये अपर पार्ट के ऊपर। देखो लोअर पार्ट में तो मोड लगा हुआ है, तो मोड लगने के बाद तो ऑलरेडी क्या होगा, ये 0 है 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है ना। तो इसका कोई चक्कर है नहीं नेगेटिव होने का। तो ये देख लीजिए आप, ये सीधा सीधा x है, अगर x नेगेटिव होगा तो ये सारा नेगेटिव हो जाएगा, x अगर पॉजिटिव होगा तो सारा पॉजिटिव हो जाएगा। और हमारे को चाहिए ये सारा का सारा पॉजिटिव, 0 से बड़ा, यानी कि डेरिवेटिव आपका 0 से बड़ा। तो ये हो जाएगा x>0 पर, यानी कि 0 से इन्फिनिटी पर आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, स्टिकली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट बच्चों 12 क्वेश्चन, फंक्शन दे रखा है a⁻x जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इज इंक्रीजिंग ऑन r, यानी कि रियल नंबर पर जो है इंक्रीजिंग है ये। तो a की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी। तो बच्चों सीधा सीधा ये है, देखो a>1, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की कंडीशन होती है बच्चों ये कि a की वैल्यू क्या होती है, >1, ठीक है ना। देखो जैसे कि अगर इसमें मैं लॉगरिथमिक ले लेता हूँ दोनों साइड, तो जैसे y के इक्वल है y a⁻x log y log a⁻x, तो x सामने आ जाएगा, तो log y x log a, ठीक है ना। तो भाई अब x की वैल्यू आ जाएगी आपकी log y log a। तो सबसे पहले बात बताऊं मैं, एक्सपोनेंशियल में जो है यहाँ पर a की वैल्यू 1 नहीं होगी भाई बच्चों। 1 क्यों नहीं होगी, क्योंकि log 1 क्या हो जाएगा, 0, और 0 हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। दूसरी बात, अगर 1 नहीं है तो या तो 1 से लेस है, ठीक है ना, 0 भी नहीं हो सकती, a की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती बच्चों, क्योंकि log 0 नॉट डिफाइंड होता है। तो या तो क्या है 0 और 1 के बीच में है, देखो, ठीक है ना, और या 1 से ग्रेटर है। a की वैल्यू केवल 2 ही तरीके से वैलिड है यहाँ पर। कैमरे की रेंज देख लेता हूँ एक बार मैं यहाँ तक, ठीक है भाई। a की अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये a⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो a की वैल्यू 0 से 1 होगी या फिर 1 से ग्रेटर होगी। 0 से लेस क्यों नहीं होगी, क्योंकि 0 से लेस होने से जैसे -3 हो गया तो log -3 भी क्या होता है, नॉट डिफाइंड, नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर नहीं किया जाता है यहाँ पर। तो इसका मतलब a की वैल्यू या तो ये है और या ये है। अब ये होगी बच्चों तो यहाँ पर इंक्रीजिंग आपका फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। a की वैल्यू >1 होगी तभी आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, वरना इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव। देखो डेरिवेटिव करेंगे एक बार एज इट इज, बेस के साथ log लेंगे, ठीक है ना। तो मान लो आप a की वैल्यू 1/2 है, मान लो अगर a की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा a की x, और यहाँ पर लगेगा log 1 - log 2, ठीक है ना, log 1 - log 2। अब log 1 क्या होता है, 0, और log 2 जितना भी होगा 0.3010 जितना भी होता है बच्चों, इसकी वैल्यू नेगेटिव तो आ गई ना। तो कुल मिलाकर ये नेगेटिव हो गया, देखो, तो नेगेटिव हो गया तो आपका डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग, स्टिकली डिक्रीजिंग। तो इसलिए a की वैल्यू 0 से 1 के लिए वैलिड नहीं है बच्चों। तो a की वैल्यू क्या होगी, 1 से ग्रेटर ही वैलिड होगी अगर इंक्रीजिंग है तो। अगर डिक्रीजिंग का क्वेश्चन होता है, यही क्वेश्चन अगर डिक्रीजिंग का होता तो ऑप्शन हो जाता आपका ये, इंक्रीजिंग में ऑप्शन ये हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं है बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि >0 पर ब्रेक होती है ये 1 पर, >0 पर तो ठीक है, लेकिन 1 पर ब्रेक होगी फिर ये, ठीक है ना। 0 से 1 के लिए डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, 1 से आगे क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट है बच्चों 14 क्वेश्चन, और 13 था भाई एरर वाला क्वेश्चन, जो 2021 में नहीं आएंगे एरर वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेशन बाय डिफरेंशियल उसका क्वेश्चन था, वो 2021 के एग्जाम में नहीं आएंगे बच्चों, ठीक है ना, इसलिए फ़िलहाल मैं उसको नहीं करवाता, ठीक है ना, सिलेबस वाला ही करवा देता हूँ बेटा, कंपटीशन की क्लास में उसको ज़रूर करवाएंगे। तो f(x) ये दे रखा है आपको, x > 0 दे रखा है, ग्रेटेस्ट वैल्यू इनमें से कौन सी वो बतानी है आपने। तो
ग्रेटेस्ट और मिनिमम के लिए हम डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका। देखो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एक्स का 1 हो गया, 1/x का -1/x² हो जाएगा। जिसको ऐसे नहीं करना आता वही 1/x को आप अपर पार्ट में ले जाएं, x की -1 हो जाएगी, फिर डेरिवेटिव कर लेना, यही आ जाएगा। फॉर क्रिटिकल वैल्यू के लिए इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एफ डैश एक्स को रखेंगे 0 के इक्वल, तो डायरेक्ट लिख देता हूं बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगी +-1। अब इसका डबल डेरिवेटिव करना हमने, डबल डेरिवेटिव हो गया इसका 0, इसका -1/x² का आ जाएगा 2/x³। अब देखो एक तो 1 पुट करना आपने, 1 पुट करने से क्या बन जाएगा, ये 1 पुट करने से बन जाएगा 2, दैट इज पॉजिटिव। और पॉजिटिव बन गया तो क्या होगी, मिनिमम हो गई 1 के ऊपर इसकी वैल्यू, यानी कि 1 यहाँ रखेंगे 1 यहाँ पर रखेंगे तो 2 क्या होगी, मिनिमम। ठीक है ना। उसके बाद भाई इसने मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी आपसे, ग्रेटेस्ट वैल्यू, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पर ही चेक करना है, तो x की वैल्यू -1 पर आप चेक कर ही नहीं सकते। ठीक है ना। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं बनता बच्चों, तो ऑप्शन बन जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट बच्चों 15 क्वेश्चन, x + y की वैल्यू 8 दे रखी है और आपने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है फंक्शन की। तो भाई वैल्यू को हम a लेट कर लेते हैं, एक्स वाई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई निकालनी है आपने। ठीक है ना। स्टेटमेंट आपके सामने है ही बच्चों। तो a क्या है, एक्स वाई के इक्वल, तो इसका डेरिवेटिव करना आपने, मैक्सिमम मिनिमम जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसी का डेरिवेटिव करते हैं हम। लेकिन डेरिवेटिव करने से पहले एक वेरिएबल को रिमूव करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 8 - x वो यहाँ पुट कर देता हूँ, x × 8 - x, तो ये आ जाएगा आपका 8x - x²। अब डेरिवेटिव कर देंगे dA/dx, यहाँ पर आ जाएगा 8 - 2x। सीधा लिख देता हूँ क्रिटिकल वैल्यू के लिए, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 4। तो देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सीधा सीधा मैं बताऊँ आपको, x की वैल्यू 4 आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 4, और 4 × 4 क्या आ जाएगा 16 आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि बच्चों एक वैल्यू अगर आई है तो यही इसको मैक्सिमम बनाएगी, चेक करने की ज़रूरत नहीं आपको। वैसे MCQ में चेक करने की ज़रूरत नहीं, और ये क्वेश्चन MCQ का ही है, तो 16 आपका आंसर हो जाएगा। अगर चेक करना है तो ऐसे करना है, डबल डेरिवेटिव कर लीजिए। अब इसका ये आ जाएगा -2, और इसमें x की जगह -4 पुट कर दीजिए, जो कि x बचा है नहीं इसमें, तो सीधा सीधा क्या आ गया, नेगेटिव। ये नेगेटिव आ गया तो आपका जो प्रोडक्ट है एक्स वाई वो क्या हो गया, मैक्सिमम। कब हो गया मैक्सिमम, जब x की वैल्यू क्या है 4, x की वैल्यू 4 यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और प्रोडक्ट जो है क्या आ जाएगा 4 × 4 यानी कि 16। तो प्रोडक्ट यानी कि जो मैंने a लेट किया था, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट आ जाएगा 16। तो बच्चों इस वीडियो में इतने क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आता हूँ आपके लिए अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। जब तक इनको अच्छे से रिवाइज करो, और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आप।